नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष और लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष का उद्घाटन करेंगी। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी इस वर्ष 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। सरकार ने 250 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली फार्मा कंपनियों को अच्छी विनिर्माण पद्धतियां अपनाने के लिए 6 महीने का समय दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हिंसा में शामिल लोगों को सरकारी और निजी संपत्ति दोनों के नुकसान की भरपाई करनी होगी। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज त्रिनिदाद और टोबैगो में खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने का आग्रह किया है। कल नई दिल्ली में एनडीए सांसदों की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और ये राज्य के सहयोग पर निर्भरता के बिना उन तक समुचित रूप से पहुंचनी चाहिए। उन्होंने सांसदों से सरकार पर विपक्ष के झूठे आरोपों से निपटने और लोगों का भ्रम दूर करने को भी कहा। प्रधानमंत्री ने कल उत्तर प्रदेश के काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र तथा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के एनडीए सांसदों से बैठकें की। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव और इसकी तैयारियों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भोपाल में भारत की लोक और जनजाति अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का शुभारंभ करेंगी। संस्कृति मंत्रालय के संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी के साथ संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश में 3 से 5 अगस्त तक इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट। उत्कर्ष उत्सव में देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 800 कलाकार लोक एवं जनजातीय प्रदर्शन कलाओं की छटा बिखेरेंगे। इसमें लेह व लद्दाख का जबरो नृत्य, नागालैंड का सूमी वार, गोवा का समय, सिक्किम का सिंधी छम और मध्य प्रदेश का राई लोक नृत्य शामिल है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन है। इसमें बहुभाषी कविता पाठ, आदिवासी कवि सम्मेलन, आजादी के अमृत महोत्सव पर कविता पाठ और साहित्य के उत्थान संबंधी विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। उत्सव में 575 साहित्यकार 15 देशों की 100 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। प्रशांत शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल नागपुर जाएंगे। वे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सुरेश भट्ट सांस्कृतिक सभागार रेशमी बाग का भी वो दौरा करेंगे। बाद में श्री धनखड़ राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए कार्यक्रम प्रणीति का उद्घाटन भाषण देंगे। लोकसभा में मणिपुर हिंसा मुद्दे पर गतिरोध जारी है। विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति नहीं दी। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा कराने और प्रधानमंत्री के बयान की मांग की। असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर मणिपुर मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने मणिपुर की स्थिति पर एक ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने राज्य में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू से हस्तक्षेप का अनुरोध किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग के अंकित मूल्य पर 28% जीएसटी लगाया जाएगा। जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक के बाद कल नई दिल्ली में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी 1 अक्टूबर से लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के 6 महीने के बाद परिषद इसकी समीक्षा करेगी।
The decision to amend the CGST, the Secretariat will work together. We'll get an amendment to the CGST taken up at the earliest, hopefully even in this session. And when the question of when to implement it came, 1st October is when it is expected, by which time the states also will pass their amendments to their state laws. The Council agreed to come back after 6 months to review the way in which this is getting implemented. When I say 6 months, it's not 6 consecutive months beginning from today. It begins from after when this gets implemented. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सरकार ने औषध कंपनियों से गुणवत्तापूर्ण दवाओं के निर्माण के लिए उत्तम कार्यप्रणाली अपनाने को कहा है। उत्तम निर्माण कार्यप्रणाली GMP एक अनिवार्य मानक है जिससे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। इसके अंतर्गत प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री, निर्माण विधि, मशीन और प्रक्रियाओं का नियमन किया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने GMP अपनाने के लिए 250 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली औषध कंपनियों को 6 महीने और इससे कम टर्नओवर वाली कंपनियों को 12 महीने का समय दिया है। मंत्रालय ने कहा कि इस आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार सांप्रदायिक संघर्ष में निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की भरपाई दंगाइयों से कराने वाला वर्ष 2021 में पारित कानून लागू करेगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि नूंह और दक्षिणी हरियाणा के अन्य स्थानों में हिंसा के सिलसिले में 70 प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे भरपाई कराई जाए। अभी तक 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी योजना हमारी इसमें बनी है। आगे के लिए कुछ चीजें हमने जो और तय की हैं, उसमें एक ये तय किया है कि एक IRB की बटालियन नूंह जिले में ही स्थापित की जाएगी। इस बीच झड़पों में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। इनमें होमगार्ड के 2 जवान शामिल हैं। नूंह में सोमवार को एक धार्मिक शोभा यात्रा पर हमले के बाद दक्षिण हरियाणा में हिंसा भड़क गई थी। हरियाणा के गुरुग्राम में सभी शिक्षण संस्थान आज से खुल गए हैं। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि सोहना उपमंडल सहित गुरुग्राम के सभी शैक्षणिक संस्थान आज फिर से खुल गए। हरियाणा सरकार ने नूंह, फरीदाबाद, पलवल जिले के अलावा सोहना, पटौदी, मानेसर सब डिवीजनों में 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं। विदेशों में जान गंवाने वाले भारतीयों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया सरल करने के लिए सरकार कल ई-केयर पोर्टल का शुभारंभ करेगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि विदेशों में भारतीय लोगों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने के दौरान होने वाली देरी से बचने के लिए ये पोर्टल लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल से केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रभाग, नोडल अधिकारी, प्रेषिती तथा विमानन कंपनियों को ईमेल, SMS और व्हाट्सएप के जरिए सूचना मिल जाएगी। नामित नोडल अधिकारी इसकी जांच करेगा और 48 घंटे के भीतर स्वीकृति दिलाएगा। आवेदन की स्थिति पंजीकृत नंबर के जरिए ई-केयर पोर्टल पर देखी जा सकेगी। बंगाल की खाड़ी के आसपास हवा के कम दबाव के कारण मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में तेज वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने 7 जिलों उमरिया, कटनी, जबलपुर, मांडला, पन्ना, दमोह और शिवपुरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ओडिशा के कई भागों में हुई भारी वर्षा से बाढ़ का जोखिम बढ़ता जा रहा है। राज्य में 2 दिन लगातार हुई बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं, जबकि पानी के तेज बहाव के कारण मयूरभंज, कंधमाल, बौद्ध, देवगढ़ और क्योंझार जिले के कई गांवों से संपर्क टूट गया है। झारखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण स्वर्णरेखा और खरखाई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जो फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में स्थानीय जिला प्रशासन निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में लाने में लगा हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य भर में तेज हवाओं और छिटपुट गरज के साथ भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज त्रिनिदाद और टोबैगो में ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 8 बजे से शुरू होगा। दूसरा मैच रविवार को गुआना में प्रोविडेंस स्टेडियम में होगा। इस श्रृंखला का तीसरा मैच भी इसी मैदान में 8 अगस्त को खेला जाएगा। श्रृंखला के अंतिम 2 मैच अमेरिका में आयोजित होंगे। चौथा मैच 12 अगस्त को फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रावर्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड में खेला जाएगा। पांचवा मैच 13 अगस्त को इसी स्टेडियम पर होगा। इससे पहले भारत ने वेस्टइंडीज के साथ टेस्ट मैचों की श्रृंखला 1-0 से और एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीती। G20 की अध्यक्षता में भारत की गौरवशाली यात्रा जारी है। आकाशवाणी द्वारा कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज नई दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क में रूपिंदर संधू और उनकी टीम छात्रों के बीच अपनी प्रस्तुति देगी। भारत 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नईम अख्तर। धन्यवाद सिद्धार्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सांसदों के साथ हुई बैठक को कई अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान की खबर है, जनता में फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करें सांसद। ऑनलाइन गेमिंग पर 1 अक्टूबर से 28% जीएसटी लागू होने की खबर नवभारत टाइम्स में है। पत्र लिखता है, जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया फैसला। राजस्थान पत्रिका लिखती है, फैसले की 6 माह बाद होगी समीक्षा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 20 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित करने की खबर कई अखबारों की सुर्खी बनी है। दिल्ली में सबसे ज्यादा 8 विश्वविद्यालय हैं इस सूची में शामिल। लगान, जोधा अकबर और हम दिल दे चुके सनम जैसी कई हिट फिल्मों के सुप्रसिद्ध कला निर्देशक नितिन देसाई की संदिग्ध हालत में हुई मौत की खबर को भी सभी अखबारों ने सुर्खियों में दिया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, नितिन देसाई को 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2016 में हुए थे पद्मश्री से सम्मानित। लगभग 3 दशक का था शानदार फिल्मी सफर। हिन्दुस्तान ने 200 देशों के 4,700 शहरों के विश्लेषण पर आधारित क्लाइमेट सेंट्रल की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, दुनिया की 81% आबादी जुलाई में भीषण गर्मी से जूझी। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2023 ने पृथ्वी के अब तक के सबसे गर्म महीने का खिताब हासिल किया। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में तापमान में अभूतपूर्व वृद्धि का मुख्य कारण। 10 जुलाई का दिन रहा सबसे गर्म दिन। देश में मानसून के दूसरे चरण में एक बार फिर बारिश के अनुमान पर जनसत्ता की सुर्खी है। उत्तर पश्चिम भारत में 3-4 दिन झमाझम बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष और लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष का उद्घाटन करेंगी। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी इस वर्ष 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। सरकार ने 250 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली फार्मा कंपनियों को अच्छी विनिर्माण पद्धतियां अपनाने के लिए 6 महीने का समय दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हिंसा में शामिल लोगों को सरकारी और निजी संपत्ति दोनों के नुकसान की भरपाई करनी होगी। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज त्रिनिदाद और टोबैगो में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।